हेलो। जी इफ्तिखार भाई, आ गई आवाज आपको? जी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है आपके पास। जी मुझे भी बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। नबीद साहब रह गए हैं बस, मेरा ख्याल है शायद। चलें उतनी देर तक स्टार्ट करते हैं, वो भी आ जाएंगे, उनको भी हम ज्वाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले आसिफ भाई, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप साउथ अफ्रीका से रिलेटेड बताइएगा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी वहां पे किस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, और आपके ख्याल में क्या क्या चीजें हैं जिन पे मजीद अभी जो है वो काम करने की जरूरत है वहां पे। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई और तमाम अज़ीज़ दोस्तों को मैं सलाम पेश करता हूं, और आपके तमाम सुनने वाले नाज़रीन को भी। साउथ अफ्रीका में तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद हैं, और हमारी तकरीबन पाकिस्तानियों की ज़्यादा आमदोरफ्त 1992 जब साउथ अफ्रीका ने आज़ादी हासिल की उसके बाद ज़्यादा शुरू हुई। तो आप कह सकते हैं कि अभी हमारी सेकंड थर्ड जनरेशन वहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन अपनी कम्युनिटी की हर लिहाज से वहाँ पे रहनुमाई भी कर रही है, नुमाइंदगी भी कर रही है, और जितने भी मसले मसाइल हैं, चाहे वो कम्युनिटी के अंदर हैं, चाहे वहाँ महकमों के साथ हैं, वहाँ इदारों के साथ हैं, वहाँ के लोगों के साथ हैं, उसमें बढ़ चढ़ के अपने मामलात को हम हल कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका में ट्रेडिशनली एक लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी एक गंभीर सूरत हाल है। हमारे पूरी दुनिया में जितने पाकिस्तानी फोत नहीं होते, इतने साउथ अफ्रीका में सिर्फ कत्ल होते हैं। एग्जैक्टली। इसी तरह वहाँ पे हाईजैकिंग्स बहुत हो रही हैं आजकल, बिजनेसमैन को उठा के ले जाते हैं, रेंसम लेके छोड़ा जाता है कि जो इस तरह। उसके बाद जो है वो बिजनेस रॉबरीज बहुत ज्यादा हो रही हैं, आते जाते ट्रैवलिंग में लोगों को निशाना बनाया जाता है। तो हमारा सब साउथ अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ा एक मसला है वो क्राइम रिलेटेड, और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वहाँ की और कम्युनिटियों के लिए भी है, वहाँ के मकामी लोगों के लिए भी मसला है। तो बेसिकली एक सबसे बड़ा हमारा जो मसला है साउथ अफ्रीका के अंदर, उसको हम डील कर रहे हैं। और इसमें हमारी जो वहाँ की पुलिस है, वहाँ के इदारों के साथ मीटिंग्स भी होती हैं, हमारा हाई कमीशन भी उस सिलसिले में कोशिश करता है। गवर्नमेंट के साथ भी हमने काफ़ी अपील की है कि भाई आप साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के साथ अच्छा ताल्लुक बनाएं, ताकि हमारे जिस लोगों के साथ इतने मामलात हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। अब उसमें दो तीन चीज़ें आती हैं कि एक तो हमारे लोग भी, हम आते हैं मुख्तलिफ जगहों से, कई लोगों के पास वसाइल कम होते हैं, तो वो फिर उन जगहों का रुख करते हैं कि जहाँ पे सस्ती तो होती है लेकिन वो क्राइम हॉटस्पॉट होते हैं, जैसे दूर दराज के देही इलाकों में चले जाते हैं। तो बेचारे वो इस तरह से ज़्यादा निशाना बनते हैं। फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ एक हमारा एक जो मसला मेन ये है कि हम पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, मुख्तलिफ कम्यूनिटियों से आते हैं, बैकग्राउंड तालीमी हमारा मुख्तलिफ होता है। जब हम किसी ओवरसीज मुल्क के अंदर आते हैं तो वहाँ के उनके अपने मसले मसाइल होते हैं, चाहे वो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स हो, वहाँ की इकोनॉमी के हवाले से हो। तो यहाँ पे आके हमारा इंटीग्रेट करना, अपने आप को बनाना, और उस तो ये एक चैलेंजिंग है। ये पहले की तरह नहीं है, हम पहले आते हैं इलीगल होते हैं, हमने अपने पेपर्स हल करने हैं, बिजनेसेस को रजिस्टर करना है, फिर हमारे अपने लोग भी कितने लोगों का इस्तेसाल करते हैं। तो एक ऑन गोइंग सिचुएशन है। साउथ अफ्रीका में एक ये है कि चूंकि लोग इलीगल आसानी के साथ आ जाते हैं, तो रोज बरोज एक तादाद में भी नुमाया इजाफा होता है। तो उसकी वजह से ये होता है कि आपका कंट्रोल भी नहीं होता। अगर डिस्ट्रिक्ट जो मुल्क हैं या दूर दराज के, वहाँ पे एक लिमिटेड कम्युनिटी होती है, वहाँ पे आमदोरफ्त भी उस हिसाब से होती है। तो इस हवाले से पाकिस्तान जो कई लोग हमारे भी हैं, फिर वो आके उन वो भी क्राइम में शामिल हो जाते हैं। तो एक ऐसे मसले मसाइल यहाँ पे चल रहे हैं। तो बाकी जो मैं समझता हूँ कि हमारा ओवरसीज पाकिस्तानियों का सबसे जो बड़ा मसला है जिसको हमने आज तक टैकल नहीं किया, कि हम क्यों ओवरसीज में जाते हैं। कि भाई अल्लाह ने हमारे मुल्क में हर चीज़ दी है, तो हम अपने बहन भाई, अपना घर, अपना बार सब कुछ छोड़ के बाहर पैसा लगा के आते हैं, और यहाँ पे फिर हमें बहुत अरसा लग जाता है लीगल होने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए। 20 सालों के बाद हम इस काबिल होते हैं कि हम खुशहाल हो सकें। तो मैं समझता हूँ कि हमें जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर यही निज़ाम वहाँ पे हो जिस तरह हम मेहनत करके यहाँ पे एक बना सकते हैं,
तो अपने मुल्क में तो हमें मजीद बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली आप आसिफ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो लोग हैं ना यहाँ पे पाकिस्तान में, इन लोगों को सबसे पहले तो ये लोग यही सोचते हैं कि जी जो इजी और शॉर्टकट वे है ना पैसे कमाने का, वो यही है कि हम लोग 20-25 लाख रुपया दे के किसी बंदे को या तो यूरोप चले जाएं, और या हम लोग किसी को 7-8 लाख रुपया दे के साउथ अफ्रीका चले जाएं। साउथ अफ्रीका जाने के लिए आपको पता है इनके पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं, या तो ये जिम्बाब्वे चले जाते हैं या स्वाजीलैंड चले जाते हैं, वहां से ये बॉर्डर क्रॉसिंग करके 2 नंबर तरीके से पाकिस्तान वहां पे साउथ अफ्रीका में एंटर होते हैं, और उसके बाद इनकी मुश्किलात में इजाफा तब होता है जब उस कंट्री में घुस के ये लोगों की ये कोशिश होती है कि जो इनको बताया गया होता है कि यहाँ पे जी जो आप लाख रुपया महीना का कमा लेंगे, और वहां पे उनको जाके पता चलता है कि ये तो 20,000 रुपए इनके लिए कमाना बड़ा मुश्किल बात है। तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये ज्यादातर जो लोग हैं हमारे पाकिस्तान में, वो ज्यादातर जो एजेंट माफिया जो है, वो उनको इस तरह का उनको गालिब करता है इस चीज के ऊपर कि उन लोगों के ज़हन में यही चीज होती है कि बस हम फौरी तौर पे जो है ना वो बाहर चले जाएं और वहां पे जाके पैसे कमाएं और सारा कुछ करें। तो दूसरा ये भी मुझे बताइएगा आसिफ भाई कि जो लोग इनलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग के दरमियान में पकड़े जाते हैं पाकिस्तानी, उनकी कितनी को तादाद है अब तक वहां पे? क्या उनको छोड़ दिया जाता है या वापस भेज दिया जाता है? जी अक्सर उनको वापस भेज दिया जाता है। कई लोग मोज़म्बिक से रिपोर्ट होते हैं, कई लोग जो होते हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों से रिपोर्ट होते हैं। और इस चीज़ में सही है। एक और एक चीज़ साउथ अफ्रीका के बॉर्डर्स पे होती है। ये जब एजेंट ये लोगों को लाते हैं तो इनको मलेरिया की इंजेक्शन वैक्सीनेशन नहीं करवाते। तो कितनी अच्छा दफ़ा अच्छा, ऐसा बिल्कुल हुआ है कि लोग आज वो पहुंचे तो कल बेचारे वो फोत हो गए। कितनी दफ़ा जवान जवान बहुत। बच्चे 20-20 साल के भी ऐसे हुए हैं। जिस तरह यूरोप हाँ जाते हुए समुद्र में किश्तियां डूबती हैं। तो बिल्कुल ठीक है। येलो फीवर के टीके न लगवाने की वजह से भी बहुत दफा ऐसे हुआ है कि वो बॉर्डर पैदल उन्हें क्रॉस करना होता है, मच्छर ने जी खा जी लिया और बेचारे दूसरे दिन तीसरे दिन वो फोत हो गए। सिचुएशन है। जी बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन है। तो आसिफ भाई कितनी को रेशियो है पाकिस्तान की वहां पे बेसिकली तौर पे जहां पे आप हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। तो जब कभी कोई ऐसा मसला आ जाए कि किसी पाकिस्तानी को या तो किडनैप कर लिया जाए, अभी मैंने रिसेंटली भी देखा कुछ दिन पहले शायद जोहानिसबर्ग से किसी साहब को, किसी पाकिस्तानी को अगवा किया गया था, और माशाल्लाह उसमें कम्युनिटी ने और एम्बेसी ने बड़ी एफर्ट की है कि उस बंदे को तावान या जो भी है जिस तरह भी पे करके उनको बचा लिया गया है। तो जब इस तरह के इश्यूज आते हैं तो इस सारे इश्यूज में जो कम्युनिटी होती है, आप क्या समझते हैं कि वो जो एम्बेसी वहां पे है वो हर तरह का तावन कम्युनिटी के साथ करती है, कि या एम्बेसी आपको कहती है कि आप इंडिविजुअल जो कर रहे हैं वो आप करते जाएं, हम आपको देख रहे हैं, या किसी जगह पे कोई सपोर्ट की जरूरत हो तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? जी देखें, अगर तादाद 2 लाख हमारी है, ठीक है, जी बिल्कुल एम्बेसी हर बंदे तक तो वो एक्सेस नहीं कर सकती। एग्जैक्टली एम्बेसी भी ठीक कह रहे कोशिश हैं। करती है कि जो कॉमन मसाइल है, इसी वजह से एसोसिएशन हमने जो बनाई है वो हाँ हर हाँ हमने समझिए उसके 18 यूनिट बनाए ताकि हमारी जो माशाल्लाह। एक्सेस हो हमारे लोअर लेवल तक भी या दूर दराज इलाकों तक भी हमारे लोगों की हो जाए। जो मसाइल हो हम उसको वो हल करें। इसी तरह काफ़ी जो मसाइल हैं उसमें जो है ना, हम जो वहाँ की मकामी इंतज़ामिया पुलिस है उनके साथ मिल के, क्योंकि ऑन गोइंग मसाइल होते हैं तो उनके साथ हमारा राब्ता होता है। तो सही। यहाँ की एजेंसीज के साथ मिल के फिर हम कोशिश करते हैं कि वो मामलात को टैकल करें। फिर साउथ अफ्रीका में एक और बहुत बड़ा मसला है कि साउथ अफ्रीका के अंदर इनकी अपनी पॉवर्टी भी है, इनके पॉलिटिकल मसाइल हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल कभी एग्जैक्टली। इनके अपने सर्विस डिलीवरी प्रोटेस्ट होते हैं, कभी इनकी आपस में लड़ाई होती है, कभी कोई पॉलिटिकल इशू क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे फिर ये एक आवाज चलाते हैं जेनोफोबिया का, ये फिर लूटमार शुरू कर देते हैं। तो उसमें हम्म। पूरे के पूरे टाउन लूट लेते हैं, जिसमें जो बेसिकली फार्मर्स जो है वो एक इजी टारगेट होता है, साफ बिल्कुल टारगेट है। एग्जैक्टली। तो इस ये भी एक हमारे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होता है कि उनके बिजनेसेस जो होते हैं अगर वो मल्टी मिलियंस भी हों तो एक ही मिनट में या एक घंटे में जैसे मॉब आता है, अगर हजारों लोग आ जाते हैं तो एक दुकान या एक कारोबार उनके सामने क्या चीज है। तो इस बिल्कुल तरह भी एग्जैक्टली होता है सही। कि पूरे पूरे सूबे में भी कई दफा ऐसे हंगामे फसादात हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारा। तो इन मसाइल में हम जो है यहाँ की अथॉरिटीज के साथ भी बात करते हैं, हम अपनी कम्युनिटीज को भी जो है ना वो उनको कहते हैं कि भाई अपनी तरफ से हम एहतियात करें, गलत जो खतरनाक एरियाज हैं उनमें न जाएं। फिर दूसरा हम अपने लोगों को जो कहते हैं कि भाई हम वेलफेयर यहाँ की करें, ताकि अगर जब हम लोगों के साथ कंट्रीब्यूट करेंगे तो डेफिनेटली वो आप हमारे साथ चलेंगे यहाँ की किसी भी। तो एसोसिएशन का जो बेसिकली हमने जब यहाँ एसोसिएशन बनाई थी उसका एक था कि हमारा पाकिस्तान का इमेज हमने बेहतर करना है, अपने लोगों को हमने उनकी हिफाजत के लिए, उनकी जो फलाह के लिए इकदाम उठाने,
और अपने मुल्क का नाम बेहतर करना है। तो जो भी ये मसाइल आते हैं तो डेफिनेटली फिर हमारा जो मुकामी जो हमारे यूनिट्स होते हैं वो मुकामी इंतजामिया के साथ बात करते हैं। अगर बात ज्यादा लेवल की हो तो वो फिर डेफिनेटली एम्बेसी भी इन्वॉल्व होती है। फिर हमारी जो मरकजी क़यादत है वो फिर जो मरकजी जो इंतजामिया उनके साथ बात करती है। जी जी आसिफ भाई आप स्टार्ट रखिएगा। जी, और साउथ अफ्रीका का एक जनरली ये हुआ है कि यहाँ की जो इंतजामिया है या यहाँ के जो लोग हैं वो तावन करते हैं। अगर खुदा न खास्ता कई दफ़ा वाक़या होता है, कोई पाकिस्तानी फोत हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है या कोई बंदा हमारा यहाँ पे कोई शहीद हो जाता है, तो कई दफ़ा ये होता है कि सुबह अगर वाक़या हुआ तो शाम की फ्लाइट से हम उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेज देते हैं। नहीं तो दूसरे दिन जिसमें पोस्टमार्टम इन्वॉल्व होता है, हमारी एम्बेसी भी डॉक्यूमेंटेशन बनाती है, यहाँ की होम अफेयर्स भी वो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, अस्पताल की इंतजामिया भी, पुलिस। तो जो यानी कि इनकी तरफ से कोशिश होती है कि जो भी जो तावन कर सके वो हमारे साथ तावन करते हैं। ये तो जैसे सऊदीया में आपने देखा होगा कि कई दफा बेचारे एक एक महीना इंतजार करते हैं, 2-2 महीने। और इसमें एक बात है कि आज तक जब भी कभी ऐसा नाखुशगवार वाकया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि जो भी हमारे मुकामी यूनिट होते हैं या लोग होते हैं, तो कभी भी किसी बंदे की डेड बॉडी इस वजह से डिले नहीं हुई कि पैसों का मसला हुआ है। सैकड़ों की तादाद में हमने हर साल में इस तरह बॉडीज भेजते हैं और बस लोग तावन करते हैं, हमारे खुद तावन करते हैं। तो आज तक किसी को ये नहीं हुआ कि पैसे की वजह से किसी की डेड बॉडी रुकी हो या उसको पीछे ना भेजा गया हो। फिर इसी तरह कुछ हमारे लोग जो हैं वो यहाँ पे एक बड़ी तादाद में कोई हादसा हो जाए, बीमारी में जो है ना, इसमें भी बीमार भी बंदे हो जाते हैं। पाकिस्तानी अगर यहाँ पे 20-30 साल से रह रहे हैं या कुछ पुराने भी हैं या कुछ हमारे सीनियर हजरात आते हैं, वो 10-15 साल बाद उनको जैसे बीमार हो जाते हैं, तो उनका भी हम कोशिश करते हैं कि अस्पताल में अगर उनको इयादत हो जाए या कुछ ना कुछ जो हमसे हो सके। तो दूसरा ये साउथ अफ्रीका में जो कम्युनिटी है अल्हम्दुलिल्लाह उनमें भाईचारा भी है, वो आपस में एक दूसरे का ख्याल करते हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि बड़ा मुश्किल है इतने ज्यादा पाकिस्तानियों को एक पेज के ऊपर लाना बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो अक्सर घर में हमारे जो बहन भाई होते हैं उनसे हमारे इख्तलाफात इस तरह के होते हैं कि जब हम किसी रिलेटिव को जाके मिलते हैं तो वो अक्सर कहते हैं यार आप सारे बहन भाइयों की सोच जो है ना वो डिफरेंट है। तो माशाल्लाह ये मैंने खुद इस चीज को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया और काफी सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं हमेशा जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी कम्युनिटी साउथ अफ्रीका में है उसकी हमेशा तारीफ करता हूँ और बड़े फख्र से बताता हूँ कि देखें आपने माशाल्लाह एक बड़े अच्छे तरीके से जो है वो पूरी कम्युनिटी को वहां पे ऑन बोर्ड। अच्छा आसिफ भाई दूसरा ये बताइएगा कि जाहिर है कोरोना वायरस का पूरी दुनिया में क्राइसिस है और इस वक्त तो प्रॉब्लम ये है, सिचुएशन ये है कि अगर आप कहें कि जो टॉप कंट्रीज थी उनको भी इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। मुझे सिर्फ आपसे दो चीजें पूछनी है, एक तो मुझे साउथ अफ्रीका में बताइएगा कि कोरोना वायरस की वजह से क्या कोई वहां पे भी कोई प्रॉब्लम है फेस करनी पड़ रही है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग पाकिस्तानी है वहां पे, आप सबके बिजनेसेस हैं वहां पे, तो क्या वहां की गवर्नमेंट किसी जगह के ऊपर आपको कोई बेनिफिट दे रही है इसका कोरोना वायरस की वजह से, जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने काफी सारे टैक्सेस में छूट दी, जो बिजनेसमैन लोग थे उनको और जो घरेलू लोग थे उनको बिल तक जो है उन्होंने एक्सटेंड किया उसको कि आप इसको अगली दफा में आप इसको पे कर दें इंस्टॉलमेंट में। तो क्या साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट ने कोई वहां पे बेनिफिट दिया है अपनी आवाम को या कोई फॉरेनर को, स्पेशली जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं? कोरोना जो है ना पूरी दुनिया में मसला हुआ है और इसमें साउथ अफ्रीका भी जो एज ए मुल्क भी आप देखें और हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। इसमें यह है कि पहले 2 महीने साउथ अफ्रीका ने शुरू में ही ड्रास्टिक मेजर्स लिए, लॉकडाउन हुआ, लोगों के बिजनेसेस 2 महीने तो किसी का भी समझे नहीं खुल सका, सिर्फ ग्रोसरी शॉप्स खुली थी। अभी तक साउथ अफ्रीका का ये सिचुएशन है कि उसके बॉर्डर्स बंद हैं, एयरपोर्ट भी नॉर्मल ट्रैफिक के लिए अभी तक बंद है। तो डेफिनेटली इसकी वजह से साउथ अफ्रीका में यह है कि नेबरिंग कंट्री से भी बहुत लोग बिजनेस के लिए आते हैं, तो एक बिल्कुल वो भी हमारे लोगों के बिजनेस पे असर पड़ा है। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने एक बड़ा पैकेज दिया था अपनी आवाम के लिए, तो जिसमें उन्होंने उनको थोड़ा बहुत रिलीफ दिया है, लेकिन हमारी कम्युनिटी के लिए उसमें कोई खातर खा फायदा नहीं हुआ। तो कोरोना में ये हुआ कि हमारे काफी पाकिस्तानी शहीद भी हुए कोरोना में, बहुत ज्यादा जो बीमार भी हुए, अल्लाह ने उनको सेहत अता फरमाई। तो ये कि पेंडेमिक है, अभी तक साउथ अफ्रीका जो है वो समझे कि लॉकडाउन लेवल 2 से गुजर रहा है। तो बिल्कुल अभी नेक्स्ट मंथ से उम्मीद है कि नेक्स्ट शायद 15 सितंबर से इसको मजीद वो थोड़ा इजी करें,
तो साउथ अफ्रीका में अभी केसेस भी 6.25 लाख से ऊपर हुए हैं, तकरीबन 14,000 डेथ हुई हैं, और अभी कंट्री रिकवर कर रही है, यानी कि अभी कोरोना वहाँ पे केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है वो हमारे लोगों पे बहुत ज्यादा हुआ है। बहुत ज्यादा सही है। अच्छा आसिफ भाई, तीसरा और आखिरी सवाल आपसे ये है कि मुझे अक्सर, खैर मुझे साउथ अफ्रीका का तो इतना नहीं पता, लेकिन अक्सर किसी जगह के ऊपर पाकिस्तानी कम्युनिटी को एम्बेसी से कुछ शिकवे शिकायत भी होते हैं। तो जाहिर है आप इतनी बड़ी कम्युनिटी को वहां पे देख रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, कभी कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी का बंदा जिसको कोई एम्बेसी से कंप्लेन हो, तो अगर वो आपसे रजू करता है तो आप किस तरह उसको गाइड करते हैं? क्या एम्बेसी वाले आपके साथ पूरा तावन करते हैं, या आप उस बंदे को एजुकेट करते हैं कि यार इसमें एम्बेसी का कोई कसूर नहीं है, आप ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं ये अपने पूरे करें, अगर आपने पासपोर्ट या एक्सटेंड करवाना या किसी चीज का, इस चीज के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि वहां पे एम्बेसी जो है उसके साथ आपके जो, और जो लोकल कम्युनिटी जो है उसके साथ कैसे रिलेशनशिप है? ये एम्बेसी और एसोसिएशन का जो ताल्लुक है वो तो अच्छा है, क्योंकि हमारा काम भी अपनी कम्युनिटी की वेलफेयर है, और एम्बेसी वाले भी अक्सर कहते हैं कि जो भी आपका जायज़ मुतालबा हो हम वो हल करेंगे। इसमें जो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपनी कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा गाइड करें कि अगर हमारे पेपर अप टू डेट हों, हमारे मामलात अगर सही हैं तो जायज़, वो तो फिर मसला कुछ होता नहीं है। मसला यहाँ पे आता है कि लोग, एजेंट्स लोगों को लेके आते हैं बॉर्डर से, तो रास्ते में उनका पासपोर्ट ले लेते हैं, उनका आईडी कार्ड गुम कर देते हैं। अब उसका मसला होता है कि फिर एम्बेसी वाले कहते हैं कि भाई अगर पासपोर्ट के लिए आपको फिर इलीगल बंदे को हम नहीं दे सकते, आप उसके लिए लीगल होना जरूरी है। अब वो जो हमारे लोग हैं वो कहते हैं कि हम लीगल होंगे, पासपोर्ट होगा तो लीगल होंगे। तो उसका एक आसान हल होता है कि वो लेते हैं असाइलम, कि वक्ती तौर पे डिपोर्ट होने से बच जाएं। तो एम्बेसी के जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लॉ ये कहता है कि अगर आपने असाइलम लिया है तो आपने ये मुल्क के खिलाफ इकदाम किया, आप कहते हैं कि हमारे मुल्क में हालात सही नहीं है, हमारी जान को खतरा है, तो हम असाइलम लेते हैं, ठीक है। तो हम उनको कहते हैं कि भाई ये एक इकोनॉमिक माइग्रेशन हमारे लोग मजबूर होके कर रहे हैं, कुछ फाका के शी से मजबूर हैं, कुछ लोग घर के असासे बेच के बाहर आते हैं, तो खुशी से तो नहीं आते। तो उसके लिए भी हमने काफी दफा पाकिस्तान की हुकूमत को खतूत भी लिखे कि जो हमारा जो बेसिकली मसला है, यहाँ पे एम्बेसी वाले कहते हैं कि भाई अगर आप कानून चेंज करवा दे तो हमें तो कोई इतराज नहीं है। तो ये जो एक साइकिल चल रहा है कि इसमें अब जो है ना वो लोग अक्सर आके तंग होते हैं कि ना उनके पास शनाख्ती कार्ड है, ना उनके पास पासपोर्ट है। तो कुछ लोगों को फिर ये बहुत ज्यादा मसला मसाइल होते हैं पासपोर्ट वगैरह का। तो बाकी जिसके बाद ये लास्ट गवर्नमेंट में चौधरी निसार साहब ने जो ऑनलाइन पासपोर्ट आईडी कार्ड का जो स्टेप लिया था, उससे बहुत ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है। यानी कि इस सर्विस का तकरीबन कि आप कह दें कि 95% लोगों को एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं है। आपका आईडी कार्ड पासपोर्ट आपके घर में बैठे आ जाता है। लेकिन अगर वही है कि अगर आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है, फिर आपको यू हैव टू गो टू एम्बेसी। तो उसमें अगर आपके पास अगर लीगल स्टेटस नहीं है तो फिर इसका मतलब है आपको सालों वेट करना पड़ेगा, कोई एजेंट ढूंढने पड़ेंगे, कुछ मामलात होते हैं, वो बंदा फिर उस हिसाब से। आसिफ भाई ट्रेड का बताइएगा, ट्रेड हमारी और साउथ अफ्रीका की ट्रेड कहाँ तक है और मजीद ये किस तरह इम्प्रूव हो सकती है? साउथ अफ्रीका को आप कह सकते हैं कैपिटल ऑफ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के जो साथ हैं नेबरिंग कंट्रीज, साउदर्न अफ्रीकन डेमोग्राफिक कंट्रीज जो है, जिसमें बोट्सवाना, लेसोटो, स्वाजीलैंड, नामीबिया, ये एक ही कस्टम यूनियन है। इन सब मुल्कों का कस्टम्स एक है। इसके साथ ही साउथ अफ्रीका का गेटवे टू अफ्रीका भी कहा जाता है कि यहाँ से फिर जो है ना लोकल मेट्रिक, जिसे हम रावलपिंडी से कराची, जो पिशावर या लाहौर जाते हैं, तो अफ्रीका से जो नेबरिंग कंट्रीज वाले हैं एक दूसरे के मुल्क में इस तरह से आते हैं, जैसे यूरोप में ट्रैवल आम है इनके लिए। तो इस तरह उनका जो है पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा स्कोप है कि वो ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। हमारी पाकिस्तान की जो साउथ अफ्रीका के साथ ट्रेड है बहुत एक मिनिमम है, आप इसको बहुत माइनर कर सकते हैं। थोड़ा सा कभी सीमेंट आ जाता है, उस पर बैन लगा देते हैं, ड्यूटी इंक्रीज कर लेते हैं। तो पाकिस्तान को सीरियस स्टेप उठाने की जरूरत है कि जो ट्रेड के हवाले से। अब देखें पाकिस्तानी जो साउथ अफ्रीका में मुकीम है, बहुत ज्यादा लोग हैं वो अपना कारोबार कर रहे हैं, चाहे उनके पास बहुत बड़े बिजनेसेस हैं, चाहे वो छोटी सी टेक शॉप कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी साउथ अफ्रीका में ज्यादातर अपने कारोबार में इन्वॉल्व हैं। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ तो अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको फैसिलिटेट करे, उन्हीं को सहूलियत दे, तो हम अपनी प्रोडक्ट को डेफिनेटली मार्केट कर सकते हैं। अगर लोग चाइना से चीज मंगवाते हैं, इंडिया की चीज जाती है, बांग्लादेश से जाती है, पूरी दुनिया से, तो पाकिस्तान का जो साउथ अफ्रीका के साथ ट्रेड है वो बहुत कम है। इसी वजह से
देखिए आज दुनिया में जो आपकी सियासी तल्कात को भी कारोबारी तल्कात की नजर से देखा जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली हमें इसी तरह ही। साउथ अफ्रीका के अंदर हमें चैलेंज ये आता है पाकिस्तान को। देखें आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जो है वो डरबन से बिलोंग करते थे। बिल्कुल डरबन से एग्जैक्टली। वो वापस इंडिया में गए, तो इस वजह से इंडियन कम्युनिटी का वहाँ पे असर भी बहुत है, और बहुत गवर्नमेंट ज्यादा ऑफ जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी वहाँ पे एक बहुत ज्यादा लॉबी है, और उनकी ट्रेड भी है और उनकी बिजनेसेस भी हैं। इस वजह से हमारा अक्सर जो है वो उनको पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ वो जेलसी भी होती है। वो कोशिश करते हैं कि भाई एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने हमारी एसोसिएशन तक भी मीडिया में भी दिया कि जी ये टेररिस्ट हैं या जितना भी है, वो आप कह सकते हैं कि उसको डिग्रेड करने की कोशिश की कि पाकिस्तान को हम फायदा ना पहुंचा सकें, क्योंकि हम ओवरसीज पाकिस्तानी ही अपने मुल्क की बैकबोन है, उसको हमने क्राइसिस में सपोर्ट किया है। तो ये कह के कारोबार जो है ना, एक मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी है आपकी एक्सपोर्ट, और पाकिस्तान को जो है वो बातों से निकल के प्रैक्टिकली वो करना इन चाहिए। चीजों पे और हाँ, ट्रेड कमिश्नर जो मैं समझता हूँ कि वो बहुत जरूरी है उसका रोल एक। ये ब्यूरोक्रेटिक रोल है, प्रैक्टिकल कम है मैं समझता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो आसिफ भाई ये जो नई हुकूमत आई है पीटीआई, इससे तो काफी अब माशाल्लाह काफी टाइम गुजर गया है, आप क्या समझते हैं कि मजीद खान साहब को क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए जिसकी वजह से ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को सही उस कंट्री के साथ अच्छे रिलेशनशिप में यूज कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारे मिनिस्टर्स बाहर जाएं, उनके साथ ताल्लुक बनाएं, उनको अपने मुल्क में इनवाइट करें। यहाँ पे जितनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं उनको आप इनवाइट करके अपने मुल्क में लेके आएं। इस तरह आप कल्चर शोज करवा सकते हैं। फिर अपनी कम्युनिटी के साथ आप जो है वो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो। देखिए हम जो है पाकिस्तान के सफीर हैं। अगर 2 लाख बंदा पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के अंदर मौजूद है तो वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी बेहतर अंदाज से कर सकता है। बेहतर तो अंदाज से कर जो सकते गवर्नमेंट तो आई है, लेकिन असल में पाकिस्तान के अंदर भी ये है कि जो पाकिस्तान का निज़ाम है वो निज़ाम है इससे जकड़ा हुआ है कि एक बंदा चाह के भी कोई डिलीवर नहीं कर सकता। कुछ डिलीवर नहीं कर सकता। अब मैंने आपसे एक छोटी सी बात की कि पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं, लुटे आते हैं, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, उनको पासपोर्ट नहीं दिया जाता कि जी हमारे कानून में नहीं है कि आपको तो आप देखें कि भाई एक पाकिस्तानी है, उसका हक है कि उसको पासपोर्ट मिले। तो क्या एक नुक्ता इंपॉर्टेंट हो गया, या उसका उसने घर चलाना है, उसने अपना निजाम बनाना है? तो ये खान साहब जो तब्दीली का नारा, मैं तो इनसे रिक्वेस्ट करूंगा जो आप तब्दीली का नारा लेके आए थे, आप उस निजाम को चेंज कर दें। मुल्क ना आपसे चलना है ना आपने चलाना है। जो आप निजाम की तब्दीली अगर वही आप कर देते हैं तो मेरे ख्याल में उनकी एक बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन पाकिस्तान का, मैं पाकिस्तान के एयरपोर्ट की हालत बताता हूँ, सरेआम वो हमेशा से वो पैसे लेते आ रहे हैं। अफ्रीका में हर बंदे तकरीबन 90% लोग जो भी आते थे, कितने लोग होते थे साल 2-2 साल पाकिस्तान आने से डरते थे कि वापसी पे हमें आने नहीं देंगे। अब देखेंगे लोग वहां पे क्राइम पे रह रहे हैं, उनको गोलियां भी मारी जा रही हैं, लूटे भी जा रहे हैं। अपने मुल्क में भी वो जाना भी चाहते हैं, वो डरते नहीं जाते। कभी उनके पास 2-2 लाख रुपया नहीं होता, कभी 50,000 नहीं होता, कभी उनको 6-6 महीने कई दफा 3-3 फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं। तो ये कि जो सिस्टम है पाकिस्तान में, अगर वो चेंज करते हैं तो मेरे हाल में एक बहुत है। दूसरे नंबर पे खान साहब को चाहिए कि जिससे मैंने आपसे कहा कि 1 करोड़ पाकिस्तानी ओवरसीज में हम मुकीम है, ठीक है। आपने पाकिस्तान का जो ब्रेन है उसको बाहर आपने निकाल दिया है, आपने मुल्क किसके साथ चलाना है, ठीक है। 1 करोड़ पाकिस्तानी के पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, उनके पास चाहे वो शॉप कर रहे हो, उनके पास अपनी देखें 1 करोड़ के में से 30 लाख के पास जाती गाड़ी तो होगी ओवरसीज में। बिल्कुल एग्जैक्टली लोगों के पास, उनके पास कितना कैपिटल होगा? अगर वो अपने लोगों को ऐसी इन्वायरमेंट दें, हमें क्या जरूरत है बाहर बैठने की? सही बात है जी। और इसमें मैं एक समझता हूँ कि अगर जैसा देखें ये सऊदीया के पास जाते हैं कि जी हमें ऑयल के पैसे दें, चाइना के पास जाते हैं, तो ये अगर कोई ऐसी लिमिटेड कंपनी बनाए उसमें आप और मैं शेयर ले सके, हमें प्रॉफिट घर में बैठे मिले, तो हम ऑयल इनको खरीद के दे सकते हैं। बिल्कुल जो इसी तरह आपका ही है। ट्रेड कमिश्नर अगर साउथ अफ्रीका में या यूक्रेन में या पूरी दुनिया में मौजूद है, तो वो अगर हमें वो अपने शेयर बेचे और मुझे पता हो कि मैंने $1,000 लगाया तो मुझे $20 मंथली पाकिस्तान में प्रॉफिट मेरे घर में मिलना है, तो इनको अरबों डॉलर तो हम दे सकते हैं। बिल्कुल, इनको तो जरूरत नहीं है किसी से कुछ मांगने की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसी तरह ही है। जी बिल्कुल आप इसी तरह ही करें। और यकीनन इसको खान साहब जरूर इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी को तो वो समझते हैं कि ये बैकबोन है, स्पेशली पीटीआई की।
और इनका टारगेट भी यही है कि हम लोग किसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानी जो है इनको वोट का हक तो हमने दे दिया, लेकिन हम इनके साथ कोई ऐसा ताउन रखेंगे कल को अगर हमें दोबारा कोई पॉलिटिकल एलिमेंट में किसी जगह पे यूज करना पड़ जाए तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना वो हमेशा हमारे साथ चले। लेकिन आपकी बात ठीक है कि अगर खान साहब ने तब्दीली लानी है तो सबसे पहले वो एक ओवरसीज पाकिस्तानी के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें, उनको एक अच्छे फोरम के ऊपर लाएं, उनको कोई सहूलतें दें, ना के बजाय उनको उनको ये कहा जाए कि जी आप आगे इन्वेस्टमेंट कर लें। इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं होगी जब तक वो अपने माइंड से उस अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद, क्योंकि बहुत मेहनत और मशक्कत करके ओवरसीज पाकिस्तानी अपना पैसा वहां पे कमा रहे हैं और उनको पाकिस्तान भेजना पड़ता है। तो अगर उनको पता चले कि उनका पैसा किसी अच्छी जगह पे इस्तेमाल हो तो डेफिनेटली वो उसको वहां पे उस बिजनेस में यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई, आपके बड़े अच्छे रिमार्क्स थे। अब मैं जाना चाहूंगा इफ्तिखार खटक साहब के पास कि वो मुझे यूक्रेन से रिलेटेड, इफ्तिखार भाई आप कुछ ब्रीफ करें हमें, यूक्रेन में क्या कम्युनिटी है पाकिस्तान की और किस तरह मतलब आप इसको समझते हैं कि एक तो हुकूमत हमारी पाकिस्तान की उसको क्या चाहिए वहां पे करना, और दूसरा आप ये बताइएगा कि कम्युनिटी के वहां पे क्या मसले मसाइल है, इस बारे में प्लीज बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को, सब पाकिस्तानी भाइयों को, साउथ अफ्रीका में, ग्रीस में, पोलैंड में, पाकिस्तान में, सबको सलाम दुआ। यूक्रेन से, यूक्रेन में तो इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं है जिस तरह साउथ अफ्रीका में है। यहाँ पर तो अगर 2000 या 2000 समथिंग कहे तो ये बहुत बड़ी तादाद होगी। बेसिकली ये लोग, मैं तो खुद आया था यहाँ पर पढ़ने के लिए। मैंने क्रिमिनोलॉजी में किया है और मैं LLM हूँ। PhD में फिर मैंने शमूलियत हासिल की 93 में। उसके बाद मैं चला गया पाकिस्तान और कोशिश की कि मुझे अपने मुल्क में जो है ना मुझे नौकरी मिल जाए और मेरी स्पेशलिटी पे मिल जाए। क्रिमिनोलॉजी जो है ना, जिस तरह मुझे उस वक्त पता चला कि हमारे क्रिमिनोलॉजी में स्पेशलिस्ट हैं शुएब सेडर साहब, वो PhD है। तो मैं भी जो है ना, मैं भी बड़ी खुशी जो है ना चला। मैंने कहा यार मैं भी अपने मुल्क के लिए, क्योंकि थिंक तो यही थी जब आ रहे थे यहाँ पर, तो लेकर आए थे कि हम यहाँ पढ़ेंगे और फिर जाएंगे अपने मुल्क में, जो है ना अपने मुल्क की खिदमत करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से वो बात नहीं हुई। मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं कोई गिला शिकवा नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है। फिर वापस आए जब मैं पाकिस्तान से यहाँ पर, तो फिर मैंने जो लॉ मेरी है उस पे मैं स्पेशलिटी पे अपने काम कर रहा हूँ। मैं एज ए क्रिमिनल लॉयर हूँ, मैं एज ए ट्रांसलेटर भी काम कर रहा हूँ यहाँ पर। और फिर मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया, यूक्रेनियन पाकिस्तानी सोसाइटी। इससे पहले मैंने अपने स्पेशलिटी पे जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेक्शन, एज ए ह्यूमन राइट स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट, मैंने बहुत काम किया है यहाँ पर। और बस अल्लाह ताला की जो ना करम है कि ये उस जात की वो बस उसकी जो है ना ताकत है, क्योंकि मैं कौन हो सकता हूँ कि किसी तीसरे मुल्क में आ जाऊँ और इतनी जो है ना मेरी बहुत से जो है ना यहाँ पर काम बहुत किया है मैंने अपनी। बदकिस्मती से हमारे जिस तरीके से साउथ अफ्रीका में है भाई, तो उस लिहाज से वो लोग बिजनेस कर रहे हैं मेजॉरिटी, और कुछ लोग आ रहे हैं, मतलब इलीगल भी आ रहे हैं। ये मसला पूरी दुनिया में है। वो तो हमने आसिफ भाई से सुन लिया कि अपने खुशी से नहीं आ रहे। लेकिन यूक्रेन में जितने लोग आ रहे हैं तो वो तकरीबन 99% लोग जो है वो पढ़ने के लिए नहीं आए थे, वो यहाँ पर आए हैं कि वो जाए यूरोप। और वो जो है ना वो पकड़े गए हैं और किसी तरीके से उन लोगों ने यहाँ पर शादियां कर ली, बजाय इसके कि यहाँ पर जो है ना एक वो ड्यूअल नेशनलिटी यहाँ पर नहीं है पाकिस्तान यूक्रेन में। आपने अपने मुल्क के पाकिस्तान के शहरियत से आप इनकार करोगे तो तब जो है ना आपको यहाँ पर नेशनलिटी मिलेगी। अगर आप शादीशुदा भी हैं, यहाँ पर आपके बच्चे भी हैं, उससे किसी को कोई वो नहीं है। आपको सिर्फ एक कार्ड मिल जाएगा रेजिडेंस के लिए, पासपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने मुल्क के पासपोर्ट से इनकार करना पड़ेगा। तो बहुत से लोग ऐसे आए हैं कि जो बाहर के चक्कर में वो पकड़े गए हैं और उसको डिपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पर शादी की और अपने बीवी बच्चों जो वहां थे वो दिखाए कि उनकी तलाक हुई है या जो है ना उसके नहीं है बच्चे,
इसी वजह से जो है ना इस तरीके से उन लोगों ने पासपोर्ट ले लिया। और सारे तकरीबन जो है ना, कोई एजुकेटेड इतने तो नहीं है, बस सारे अपने काम कर रहे हैं, जिस तरह से भाई ने बताया कि सारे अपने कारोबार कर रहे हैं और कारोबार में बिजी हैं। बच्चों को भी वहां से लेकर आए हैं, अपने जो है ना, या यहाँ शादियां की है। प्रॉब्लम जो है ना, हमारा जो बड़ा मसला है इसका यूनिटी का। साउथ अफ्रीका की तरह जो है ना, मैं इतनी मतलब डट के जो है ना मैं नहीं बोल सकता कि हमारी जो है ना भाई, मेरे भाई जो है ना, सारे हम इकट्ठे हैं और सारे जो है ना हमारी नहीं। ऐसे तो एक फैमिली में भी जो है ना अंदर में कुछ कश्मकश होता है, कोई कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन हमारी जो है ना जो चूंकि लोग जो आए हैं उनकी, जिस तरह से मैंने बोला कि मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं, तो जब मुख्तलिफ इलाकों से आए तो उसकी थिंक भी मुख्तलिफ है। तो वो पाकिस्तान से जो थिंक पाकिस्तान में थी, जो सोच उसका पाकिस्तान में था, वो यूक्रेन में भी लेके। वो तुम पंजाबी हो, वो तुम पठान हो, वो तुम बलोच हो, वो तुम सिंधी हो, वो तुम जैन हो, वो तुम हिंदू हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत अफसोस की बात है कि हम जो है ना एक ऐसे मुल्क में चला जाए, यूरोप है, यूरोप के साथ में एक हाथ देखे पोलैंड है, इस तरफ हाथ देखे हंगरी है, इस तरफ आगे हाथ देखे जो है ना वो यूरोप के अंदर है। हम किस्मती से जो है ना यही बातें क्या रंग लेकर आए, वो ये रंग लेकर आए कि यहाँ पर ग्रुप बंदी बन गई। ये उसका ग्रुप है, ये इसका ग्रुप है। एक ही जो है ना यूक्रेन में अगर देखा जाए तो तकरीबन मेरे ख्याल में 4 ग्रुप तो है ही है। अगर वो जो है ना मतलब किसी कोई जो है ना हमारे KPK की जो है ना भाई है तो वो इकट्ठे हैं, तो उनके भी जो है ना यही सोच है। तो अगर पंजाब से है तो उनका भी यही सोच है, तो उन्होंने अपना बना दिया, उसने अपना बना दिया। पाकिस्तानी जिस तरीके से मैं समझता हूँ, शायद मैं गलती पे हूँ, जिस तरह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकसद यही है कि इसमें हर वो आदमी, हर एक आदमी, उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है या उसके पास यूक्रेनियन पासपोर्ट है या उसके पास किसी और मुल्क का पासपोर्ट है, अगर वो पाकिस्तान की सलीमियत को मानता है, अगर वो पाकिस्तान को मानता है, तो वो इसका मेंबर बन सकता है। वो पाकिस्तानी है, वो पठान है, वो पंजाबी है, वो सिंधी है, वो बलोच है, वो मुसलमान है, उससे किसी को कोई ताल्लुक नहीं, वो पाकिस्तानी है। हाँ, वो जो है ना अगर फर्ज करो अपनी कोई कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, उसको मतलब कोई गैर कानूनी तो नहीं है, कानूनी इजाजत दे रहा है, तो अगर वो अपना कोई जो है ना ग्रुप बना रहे हैं या कोई ऐसी कोई भला करे, लेकिन जब बात आ जाती है मुल्क की कम्युनिटी की, पाकिस्तान कम्युनिटी की, यानी मतलब यहाँ पर दूसरे मुल्क का नाम नहीं है, पाकिस्तान कम्युनिटी, यहाँ KPK कम्युनिटी नहीं है, यहाँ पंजाब कम्युनिटी नहीं है, सिंध कम्युनिटी नहीं है, पाकिस्तान कम्युनिटी है। तो जब पाकिस्तान कम्युनिटी की बात आ जाती है तो फिर एक होना पड़ेगा, भला किसी का कोई भी ग्रुप हो, किसी के साथ जातियात है, किसी का बिजनेस किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो आदमी किस जुबान में बात कर रहा है, या वो किस रिलीजन से है, या वो किस रिलीजन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की बारी आ जाती है तो हमको फिर एक क्या होना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये यूनिटी जो है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक अगर ये यूनिटी नहीं होगी तो इसका मतलब ये होगा कि हम किसी की भी जब कोई पाकिस्तानी वहां पे किसी भी मुश्किल में होगा तो हम उसकी मदद नहीं कर सकते। और उल्टा ये वहां पे रहने वाले जो लोग हैं, दूसरे मुल्क के जो बाशिंदे होंगे, जिस तरह इंडिया है, अफगानी है या और लोग होंगे, वो जब हमें इस तरह की सिचुएशन में देखेंगे तो वो हम पे हंसेंगे कि यार ये किस तरह के लोग हैं, मतलब इनका तो पता ही कोई नहीं, इनका यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है, ये आज इस तरफ चले जाते हैं, आज ये उस तरफ चले जाते हैं। तो ये चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दूसरा इफ्तिखार में मुझे एक और चीज बताइएगा, कितने पाकिस्तानी हैं वहां पे यूक्रेन में जो इस वक्त मौजूद है? तो हिसाब तो इस तरह नहीं है टोटल, जिस तरीके से जो है ना मतलब क्योंकि वो एक पेज पे नहीं है, तो इसीलिए जो है ना मतलब उसका हिसाब जो है ना करना मुश्किल होगा। तो अगर 2000 1500 तक हो तो यही तादाद हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। सही है। तो इफ्तिखार भाई आप मुझे एक और चीज बताइएगा, क्योंकि जाहिर है आप उस टेरिटरी में है जहाँ पे अक्सर इनलीगल इमिग्रेशन या माइग्रेशन वाला चैनल जो है ना वो बहुत अरूज पे चलता है। क्योंकि यूक्रेन की बाई लैंड अगर आप देखें, जिस तरह आसिफ भाई को भी वहां पे चैलेंजेस हैं कि लोग वहां पे स्वाजीलैंड या बोट्सवाना या
जिम्बाब्वे आ जाते हैं और वहां से वो घुस जाते हैं किसी ना किसी तरह साउथ अफ्रीका में। आपकी जो टेरिटरी है बेसिकली तौर पे यूक्रेन, उसके साथ 4 यूरोप के बॉर्डर लगते हैं, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और चीकोस्लाविया, शायद आई थिंक यही है। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या वहां से भी कोई पाकिस्तानी कोशिश करता है वहां से यूरोप जाने की, या पाकिस्तानी अभी इस तरह की इनलीगल एक्टिविटी में शामिल नहीं है वहां पे? नहीं, पहले तो बहुत थे, पहले तो बहुत ठीक है। मतलब उसकी तादाद जो है ना बहुत थी। जब भी कोई न्यूज़ देखते थे तो उसमें जो है ना यही आ जाते थे कि पाकिस्तानी। तो मेरे को यही है कि चूंकि मैं सर्च कर रहा हूँ और मेरे जो है ना जो हमारे साथ काम कर रहे हैं तो वो भी जो सर्च कर रहे हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी सर्च कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई न्यूज़ आ जाता है कि जहाँ पर पाकिस्तान का नाम आ जाता है तो वो उस न्यूज़ को निकाल के हम जो है ना वहाँ पर उस अथॉरिटीज को जो है ना ऑफिशियली एक लेटर लिखते हैं कि भाई हमें बताइए कि वाकई जो है ना किसी पाकिस्तानी को पकड़ा गया है। अगर वो पकड़ा गया है उसको, तो उसको अगर किसी चीज की जरूरत हो, कोई गाने की जरूरत हो, कोई ट्रांसलेट की जरूरत हो, कोई उसको जो है लीगल, क्योंकि खुद मैं लॉयर हूँ तो मैं खुद जो है ना जा सकता हूँ, या कोई कपड़ा वपड़े की कोई जरूरत हो क्योंकि यहाँ पर सर्दियां भी होती है। तो इस तरह जो है ऐसे भी न्यूज आए हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान का नाम तो दिया गया है, लेकिन जब हम ऑफिशियली लेटर लिखते हैं तो फिर हमें कहा जाता है कि नहीं, पाकिस्तानी तो कोई नहीं था। ऐसे एक दो केसेस ऐसे आए। अभी अभी अगर आपको तो रिलेटेड है इससे, तो अगर देखा होगा तो परसों की बात है कि कुछ पकड़े गए हैं, उसमें पाकिस्तान का भी नाम है, बांग्लादेश का भी है। अभी कितने कितने नहीं है, मैंने इन्फॉर्म किया है एम्बेसी को। एम्बेसी तक तो अभी पहुंचा नहीं था खबर, लेकिन मैंने इन्फॉर्म किया कि मतलब ऐसी बात है, अगर मेरी जरूरत पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, या ट्रांसलेटिंग के लिए या जो है ना उसको लीगल उसके लिए। लेकिन बदकिस्मती से हम इलीगल हम उतना कह सकते हैं कि अगर 18, 20, 19 की बात आ जाती है तो तब जो है ना हम मदद कर सकते हैं। लेकिन यकदम अगर आदमी जो है बिल्कुल इलीगल हो तो वही बात आ जाती है कि जिस तरीके से आसिफ भाई ने बोला कि सफारत खाना जो है ना वो कहते हैं कि नहीं हम तो इंक्वायरी करेंगे, हमें ये मालूम नहीं कि ये पाकिस्तानी है कि ये पाकिस्तानी नहीं है। अभी एज ए लॉयर मैं उन लोगों को मना तो नहीं कर सकता कि नहीं आप जो है इंक्वायरी ना कीजिएगा, क्योंकि खुदा न खास्ता ऐसा कोई आ जाए वो उसमें कि जिस जो फिर कल जो है ना वो कोई बंदा निकला या अफगानिस्तानी निकला या कोई बांग्लादेश का या जो है ना कोई इंडिया का, और फिर वो जो है ना कह रहे आपने जिम्मेदारी ली थी, क्योंकि हम अपनी तरफ से हम एक लेटर इशू कर देते हैं जब हमें होता है कि ये बाकी कम्युनिटी का बंदा है, इसको हम जानते हैं ये किस शहर में रहता है, क्या काम करता है, कहाँ रहता है। तो तकरीबन अपने तौर पर मैं जो है यही कोशिश करता हूँ। लेकिन ऐसी बात सफारत खाने से मिल जाता है कि हम जो है ना उसकी तस्दीक करेंगे। ये कहा कि ये तस्दीक के बगैर अगर कानून में चाहे तो मैं कानून की वो तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इफ्तिखार भाई ट्रेड का बताइएगा, यूक्रेन और पाकिस्तान के दरमियान में ट्रेड कितनी है? मतलब यहाँ पे भी वही सिस्टम है जिस तरह आसिफ भाई कह रहे हैं कि अफ्रीका में भी हमारी जो है वो ट्रेड साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान में नहीं है। वही सिस्टम है, वही जो एज इट इज, जिस तरह मैंने सुना अपने भाई से, तो एज इट इज है कि मतलब ट्रेड की मतलब पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अगर हम चाहे तो हम कर सकते हैं, हम जो है ना फूड में कर सकते हैं, हम जो है ना चावल में कर सकते हैं, हम जो है ना दूसरे बहुत से जो है ना ऐसी चीजें हैं, यहाँ से जो है ना दाल, यहाँ से जो है ना दूसरे जो है ना चीजें गंदम, यहाँ से दूसरे सनफ्लावर, बहुत चीजें जो है ना ऐसे जो है ना जा सकती है कि हम जो है ना अगर लेकिन उसके लिए, और जिस तरीके से जो है ना भाई आसिफ ने बोला कि अगर ट्रेड जो पर्सन है वो जो है ना सिर्फ अपने कुर्सी और अपने टेबल या जो है ना कंप्यूटर या अपने कमरे तक खुद न रहे और वो जो है ना घूम जाए, तो फिर जो है ना ऐसी अपॉर्चुनिटीज है कि यहाँ पर जो है ना वो बिजनेस जो है ना इसके साथ अच्छा हो जाए। इफ्तिखार भाई एम्बेसी का रवैया बताइएगा पाकिस्तानियों के साथ, स्पेशली आप तो अभी रिसेंटली एम्बेसी ने आपको नॉमिनेट भी किया शायद इसी तरह ये केसेस वगैरह कम्युनिटी के हल करने के लिए,
तो आप जी हाँ, बताएं हमारे जो पाकिस्तानी है उनका क्या रवैया है, मतलब उनके एम्बेसीज के बारे में, उनके स्टाफ के बारे में क्या रवैया, क्या उनको भी शिकायत वगैरह कोई होती है, या अगर आप तक आती है तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं? एम्बेसी का तो रवैया वो नॉर्मली है, जिस तरीके से एज ए डिप्लोमेट प्रोफेशनल, वो तो मतलब वही जो कानून है, जो लीगल वे है। हम कोशिश करते हैं, मैं स्पेशली कोशिश करता हूँ कि महीने में 2 महीने में कोई लेटर में कोई वैसे टेलीफोन किया कि हाँ हेलो, कि कम से कम जो है ना वो रिलेशन रहे। जो हमारे साथ ताल्लुक तो जो है ना मतलब वही ऑफिशियली है। हम जो है ना कोशिश करते हैं कि मतलब अगर उन लोगों के तक जो है ना रसाई हो, उन तक जो है ना मुखातिब हो, तो हमारे पास प्रूफ हो सब कुछ, ताकि जो है ना वहां से हमें इनकार ना मिल जाए कि मतलब कोई इनकार ना इनकार, मिल जाए। कोई जो है ना ये तो हम नहीं कर सकते। तो जब ये नहीं कर सकते, तो हमारा जो भाई है जिसका मसला हाँ है, वो तो परेशान हाँ, हो जाएगा। वो तो कहेगा भाई ये तो बिल्कुल। हमारी एम्बेसी है ये, क्योंकि मैं लॉयर हूँ, तो ज्यादातर जो बात ऐसी है कि मैं उस वक्त अपनी तौर पर जो है ना उसको ज्यादा तक उसको हल कर देता हूँ। लेकिन जो मेरे पास में नहीं है, तो मैं हर चीज जो है ना वो नहीं कर सकता, क्योंकि नहीं एम्बेसी कर की सकते। तरफ से। बाकी आसिफ भाई ने बोला बहुत सही, बिल्कुल सही है कि 95-90% जो है ना जो मसले थे, वो नादरा वालों ने तकरीबन हल कर दिए। वो आप जो है ना कंप्यूटर के सामने, अगर आपके जो है ना कोई ज्यादा पेचीदगी नहीं है, तो अटेस्टेशन की बात आ गई, अटेस्टेशन के लिए जो है ना रुजू करना पड़ता है। और अभी अभी रिसेंटली, ये तकरीबन जुलाई की बात है, एम्बेसी ने जो है ना अपने फेसबुक के ऊपर जो ऑफिशियली इसका साइट है, पाकिस्तान इन कीव, तो उसके ऊपर जो है ना बाकायदा एक इंफॉर्मेशन लिखा है कि मैं एज ए लॉयर, मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को जितने भी हैं, वो जहां पर भी है, उसके पास यूक्रेनियन पासपोर्ट है या उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं जो है ना उन लोगों को, माशाल्लाह। जो भी उनका कोई मसला होगा, वो क्रिमिनल है, वो सिविलियन है, वो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी कोई मसला होगा डॉक्यूमेंटेशन पे हो, वैसे टेलीफोन पे जो है ना कोई उसको मशवरा देना हो, करना हो, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। ये मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मैंने वादा किया कि मैं इस तरह करूँ। मेरा इसके ऊपर जो है ना एज ए प्रोफेशनल कोई खर्चा नहीं हो रहा है। सही तो है। मैं अपने भाइयों को जो है ना ये कर सकता हूँ, अगर ये मैं नहीं उन तक जो माशाल्लाह, है ये आपकी एक बड़ी अच्छी ब्लेसिंग है कि इस तरह के हालात में भी, जिसमें इस वक्त कोविड-19 की वजह से हर बिजनेसमैन परेशान है, उसमें आपने पाकिस्तानियों को एक ऐसी सर्विसेज वहां पे ऑफर की है कि जिससे वो भरपूर फायदा उठा सकते हैं, और ये एक बड़ी अच्छी चीज है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक इसमें जरूर आपको मजीद आसानियां भी पैदा करेगा, और हमारी भी ख्वाहिश है बेसिकली तौर पे इस तरह के प्रोग्राम लॉन्च करने का मकसद भी यही है कि जिस तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी यूक्रेन में है, पाकिस्तानी कम्युनिटी साउथ अफ्रीका में है, इंटरनली ये लोग तो आपस में बिजनेस उस कंट्री के साथ कर रहे हैं, लेकिन अगर इनको कोई बिजनेस की हेल्प आउट आपकी कंट्री से पड़ती है, तो डेफिनेटली ये आपको अप्रोच करें और मजीद कोई वे देखें जिससे ये बजाय ये कि पाकिस्तान और जिस कंट्री में ये रह रहे हैं उस कंट्री को सपोर्ट करें, ये अल्टीमेटली आपको भी वहां पे सपोर्ट करें जिस जगह के ऊपर आप रह रहे हैं, ताकि ऑटोमेटिकली उन कंट्री वाले लोगों को भी पता चले कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ये बजाय पाकिस्तानी नहीं बल्कि ये हमारी कंट्री को भी वहां पे रह के सपोर्ट कर रहे हैं, और डेफिनेटली ये सब कुछ होना चाहिए। मैं जाऊंगा लईक साहब आपकी तरफ आऊंगा, क्योंकि आप माशाल्लाह वहां पे स्टूडेंट भी हैं पोलैंड में। आप कुछ थोड़ा सा हमें कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी पोलैंड के बारे में बताएं, कुछ स्टूडेंट्स के बारे में बताएं, और आपको भी वहां पे पोलैंड में इस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता होगा, स्पेशली इनलीगल लोग आते होंगे पाकिस्तानी, या उनकी कोई डिसरिस्पेक्ट होगी, या जो स्टूडेंट आते होंगे वो पढ़ने नहीं जाते होंगे तो वो कोई दूसरे काम में इन्वॉल्व हो जाते होंगे या आगे चले जाते होंगे। तो प्लीज इसके ऊपर कोई थोड़ी सी हमें ब्रीफिंग दीजिएगा अपना इंट्रोडक्शन के साथ कि पोलैंड की क्या सिचुएशन है पाकिस्तानियों की। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊं। मैं इधर 2011 में मैं आया था पोलैंड। यहाँ से आके मैंने एमएस की है इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड में। उसके बाद यूनिवर्सिटी में एज अ रिसर्च स्कॉलर काम भी कर रहा हूँ, और इधर साथ साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में बैंकिंग सेक्टर में पिछले 5 साल से जॉब कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो जहां तक यहाँ पे मसले मसाइल की बात है, तो सबसे पहले तो मैं एक बात जो है वो सबको क्लियर करना चाहूंगा, और खास तौर पे स्टूडेंट्स को क्लियर करना चाहूंगा।
वो स्टूडेंट जो यूरोप में इसलिए आते हैं कि जी हम एक दफा यूरोप चले जाएंगे, हमारी सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। ऑब्वियसली उनकी मुश्किलात आसान होंगी, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि वो अपने जिस मकसद के लिए आए हैं एज अ स्टडीज, वो अपने उस स्टडीज को कंप्लीट करें। उसकी सबसे बड़ी इधर रीजन क्या है कि देखें, जिस वक्त आप किसी भी कंट्री में जाकर अपनी स्टडीज को कंप्लीट करते हैं तो लीगली तौर के ऊपर वहां पर कोई भी काम करने के लिए आपको वर्क परमिशन की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट, यू डोंट नीड टू हैव द वर्क परमिट फॉर वर्किंग, बिकॉज आपकी जो डिग्री है वही आपका वर्क परमिट कहलाएगी। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन से हैं, अगर आपने वहां पर 5 साल मेडिकल की पढ़ाई की है, सो डेफिनेटली आफ्टर 5 years आप एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, एज अ डॉक्टर आप उधर जॉब कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपने, जैसे इफ्तिखार साहब बैठे हुए हैं, इफ्तिखार साहब ने यहाँ पे अपनी सारी स्टडीज कंप्लीट की हैं और वहां पर प्रोफेशन एज अ प्रोफेशनल लॉयर काम करने के लिए इनको किसी भी इजाजतनामे की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इनकी जो डिग्री है वही इटसेल्फ इनका इजाजतनामा है कि भाई मैंने यहाँ पर अपनी स्टडीज कंप्लीट की हैं। अब पोलैंड में सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे, यानी कि अगर जो हम लोग बात करें कि ईस्टर्न इकोनॉमी की वजह से, ईस्टर्न कंट्री होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर इसलिए आते हैं कि जी हम उधर जाएंगे और हम लोग वहां पर एज अ वे ऑफ अर्निंग जाएंगे, यानी कि पैसा कमाने के लिए जाएंगे। और वो इधर आते हैं, इधर आने के बाद जिस वक्त उनको जॉब्स वगैरह नहीं मिलती तो उनके आगे 2 रास्ते होते हैं, या तो वो अपने आप को इलीगल करें, या फिर ये है कि वो यहां से फायदा उठा के जी जर्मनी चले जाएं, या वो जाके किसी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री में जाके अजाइलम या रेफ्यूजी ले लें। और फिर बात हुई आ जाती है कि जिस वक्त वो जाके अजाइलम या रेफ्यूजी लेते हैं, उनको फिर ये पता है कि जी हम लोग यहाँ पे 5 से या 6 या 7 साल रह सकते हैं, जितने अरसे तक हम लोग का अजाइलम का केस चलेगा, और उसके बाद यही है कि वी हैव टू गो बैक, हमें वापस जाना है अगर हमारा नेगेटिव डिसीजन आया। लेकिन तो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिकली सोचें कि जी हमारे ऊपर 2 साल मुश्किल वक्त है, हम अगर यहाँ पर 2 साल पोलैंड में गुजार लेंगे, अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लेंगे, स्टडीज कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पे वर्क परमिट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, हम अपनी डिग्री दिखा के यहाँ पर किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। और डेफिनेटली जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी डिग्रीज कंप्लीट की हैं उन सबको यहाँ पर नौकरी इजीली मिल जाती है, उनके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। और जहां तक बात है पाकिस्तानी कम्युनिटी की, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर यहाँ पर एक अंदाजे के मुताबिक पोलैंड के अंदर अराउंड 3000 लोगों के पास पोलिश डॉक्यूमेंट्स हैं जो विच बिलोंग्स टू द पाकिस्तान, बट दे आर नॉट लिविंग इन द पोलैंड। अगर तो पोलैंड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो तकरीबन यू कैन से सिंपली फ्रॉम 500 to 700 जो इधर रह रहे हैं। और इसके अंदर ये है कि कुछ लोग इधर यानी कि प्रोफेशनल जॉब्स कर रहे हैं, कुछ लोग इधर जो है अपने बिजनेस कर रहे हैं, और बस बाकी अगर आप मसले मसाइल की बात करें तो मसले मसाइल के अंदर यही है कि ज्यादातर लोग जो है वो पोलैंड को एज अ जब गेटवे इस्तेमाल करते हैं कि जी हम इसको एज अ गेटवे इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमारे साथ जो बॉर्डर लगता है वो यूक्रेन का लगता है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से कोई इलीगल वो यानी कि बॉर्डर क्रॉस करके पोलैंड में पहुंच जाता है तो उसका यही होता है कि मैं इसको आगे गेटवे इस्तेमाल करते हुए मैं आगे जो है जर्मनी की तरफ मूव करूं या मैं आगे किसी और कंट्री में मूव करूं। अब यही है कि अगर वो रास्ते में पकड़ा जाता है तो उसके साथ यही मसले मसाइल होते हैं हमारे पास जो पाकिस्तान जो नॉर्मल कम्युनिटी के मसले मसाइल हैं यूक्रेन के अंदर भी। और जहां तक अभी मैं सारी यानी कि पैनल की डिस्कशन सुन रहा था तो मेरी एक सिंपल रिक्वेस्ट है, अगर हुकूमत ये चाहती है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है जो ओवरसीज है वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो जाए, वो सिंपल अपना एयरपोर्ट का जो निजाम है उसको दुरुस्त कर लें। क्योंकि मैं हल्फन एक बात बोलता हूं कि मैं इवन आई कैन ट्रेवल टू यूरोप एनीवेयर एंड आई वाज एवरीवेयर इन द यूरोप, मुझे आज तक कहीं पर इतना डर नहीं लगा जितना मुझे पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पे उतर के लगता है कि यार इफ दे विल आस्क एनी डॉक्यूमेंट एंड इफ आई एम अनएबल टू प्रोवाइड देम मैं क्या कर लूंगा, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो वो जो डर है, अगर ये डर, जाहिर बात है कि इफ्तिखार साहब हो गए, आसिफ भाई हो गए, अगर ये लोग भी अगर पाकिस्तानी एयरपोर्ट का सिंपल आप निजाम सही कर लें तो जो हमारी इलीगल माइग्रेंट है हम उसको बहुत ज्यादा रोक सकते, हम टेक्निकली हम बहुत ज्यादा टूरिस्ट इंटरनेशनली उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं अगर हम लोग सिंपल एयरपोर्ट का निजाम सही कर लें।
बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कि आपका इनपुट का निजाम जब तक अच्छा नहीं होगा, आप कहीं से भी आप कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी यही मसले मसाइल हैं इधर। एम्बेसीज के बारे में बताइएगा कुछ। एम्बेसी में आपका आना जाना होता होगा, तो क्या कमेंट्स है आपके एम्बेसी के बारे में? क्या पोलिश एम्बेसी जो है वो पाकिस्तानी एम्बेसी सही काम कर रही है, या कोई पाकिस्तानी को कभी कुछ ऐसा होता है चलते हुए कोई बंदा कोई बात कर देता है कि यार ये देखो यार ये तो एम्बेसी हमारे साथ ताउन ही नहीं करती, कुछ इस तरह की सिचुएशन आप क्या फील करते हैं? वहां पे कम्युनिटी है पाकिस्तान की कम्युनिटी जिस तरह साउथ अफ्रीका में कम्युनिटी एक एक्टिव है, क्या वहां पे कोई इस तरह का मडोल एक्टिव है? सर इतने ज्यादा यहाँ पर एक्टिव नहीं है। उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ के डिफरेंट शहरों में रह रहे हैं। अगर आप सिंपल वॉर्सो की बात करें तो वॉर्सो में भी एक्टिव ना होने की सबसे बड़ी रीजन ये है कि कुछ लोग अपने बिजनेसेस में हैं और कुछ लोग इधर प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए आपस में इंटीग्रेट होना इट्स समहाउ अ बिग प्रॉब्लम। और सेकंड लेवल के ऊपर जो बात है, जो देखें एम्बेसी के अंदर हमारे जो मसले मसाइल आते हैं, अगर हम लोग ओवरऑल एम्बेसी के मसले मसाइलों की बात करें तो वो बात यही आती है कि जी अगर कोई बंदा इलीगल है और उसको एम्बेसी की तरफ से कोई हेल्प चाहिए, एम्बेसी डेफिनेटली उसकी हेल्प करती है अगर उसका कोई मसला जेन्युइन है। क्योंकि ऑनलाइन का जो काम किया है उसकी वजह से 90% तो मसले मसाइल हमारे हल हो ही गए हैं। अब अगर आप ये बात बोलते हैं कि जी एम्बेसी आपके किसी ऐसी चीज के अंदर हेल्प करे कि फॉर एग्जांपल कोई आपकी यानी कि कोई अनलॉजिकल चीज में आपकी हेल्प करे, तो वो एम्बेसी जो है वो आपको डेफिनेटली जब आप उधर जाते हैं आपको बोल देते हैं कि जी ये काम हमारे बस में नहीं है, ये आपने काम खुद से ये काम आपने खुद, और ये इट्स अ लॉजिकल अप्रोच कि एम्बेसी, सारी बात है कि एम्बेसी वहां पे हमारी हेल्प करने के लिए बैठी हुई है और एम्बेसी हेल्प करती भी है और कर भी रही है जेन्युइन मसले। ट्रेड का बताइएगा लाइक भाई, ट्रेड कितनी है? खैर अगर थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि पोलैंड और पाकिस्तान के दरमियान में ट्रेड कितनी है? मिलिट्री तो हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, सेम लाइक जिस तरह यूक्रेन के और पाकिस्तान के मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। ट्रेड का बताइएगा, ट्रेड का क्या रोल है पोलैंड का और पाकिस्तान का? देखिए सर, पोलैंड जो है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो वो एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है। मैं अगर आपको थोड़ा सा पोटेंशियल की बात करता हूँ, अब पाकिस्तान इट्स ऑल्सो अ एग्रीकल्चर कंट्री, लेकिन एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद हम लोग अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के अंदर इनएफिशिएंट, और उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है कि हमें अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करना नहीं आता। हमारे पास वो साइंटिफिक मेथड्स नहीं है जिसकी वजह से हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व कर सकें। और अगर आप पोलैंड की बात करें कि पोलैंड का एग्रीकल्चर जो है ये इतना ज्यादा साइंटिफिकली इन लोगों ने हाई कर लिया कि दे कैन एबल टू प्रिजर्व देयर क्रॉप्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर पाकिस्तान सिंपल ये टेक्नोलॉजी पोलैंड से हासिल करे या इसके ऊपर वर्कआउट करे तो हम लोगों के पास ट्रेड का बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर अगर हम कराची की सिंपल बात कर ली जाए, भाई लाखों टन आप मछली पकड़ते हैं लेकिन आपको मछली को फ्रोज करना नहीं आता, आपके पास मछली के फ्री यानी कि प्लांट्स नहीं है जो उस मछली को प्रिजर्व कर सकें। और इसी वजह से जो हमारी मछली है, और कितनी 700 किलोमीटर की हमारे साथ जो है पाकिस्तान में जो सी लाइन है, इट्स 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर के अंदर कितना बड़ा हमारे पास फिशरी का पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन हमारे पास प्रिजर्विंग की टेक्नोलॉजी नहीं है। और यही टेक्नोलॉजी अगर हम लोग इस कंट्री से एक्सचेंज करें, वी कैन डेफिनेटली अर्न। सेकंड नंबर के ऊपर यहाँ की जो लाइक 2 years ago यहाँ की जो नेशनल गैस कंपनी है, दे वाज इंटरेस्टेड टू एक्सट्रैक्ट द गैस इन पाकिस्तान इन डिफरेंट फील्ड्स। उन्होंने मेमोरेंडम वगैरह भी साइन किए। तो ट्रेड का पोटेंशियल है, लेकिन अब ट्रेड के पोटेंशियल के अंदर अब दूसरी बात आ जाती है कि हमें पाकिस्तान की तरफ से क्या आउटपुट मिल रहा है। क्योंकि देखें पाकिस्तान की तरफ से हमारा आउटपुट किस तरीके से जाता है कि जी हमारा कोई भी हमें इंटरनेशनल ऑर्डर मिला, और जो हमारा पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट कम्युनिटी होती है, दे ऑलवेज वांट टू अर्न अ प्रॉफिट और यू कैन से सेल विद इन 1 year। जो उन्होंने अगले 5 सालों में कमाना है वो 1 सालों में कमाना चाहते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह ही है। डेफिनेटली, यानी कि आप सामान का सैंपल कुछ और भेज रहे हो, देन आप प्रोडक्ट कुछ और भेज रहे हो। हाँ जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। आपके ये मसले मसाइल होंगे तो डेफिनेटली आप
तो आप ट्रेड के अंदर जो है आपको मसले मसाइल तो पेश आएंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसी तरह की सिचुएशन है। चले, थैंक यू वेरी मच आप सबका पार्टिसिपेट करने का। इंशाल्लाह ताला हम लोग कोशिश करेंगे कि अगली दफा आपको फिर अपने प्रोग्राम में इनवाइट करें और मजीद इसमें लोगों को इंक्लूड करें डिफरेंट कंट्री से, ताकि आप सब ओवरसीज पाकिस्तानी भाई जो हैं वो आपस में एक दूसरे की बातें सुने, एक दूसरे के तजर्बे से फायदा उठाएं। और दूसरी बात यह है कि जहाँ पे आप रह रहे हैं उस कंट्री से अगर आपको लेट्स सपोज दूसरी कंट्रीज में कोई मुश्किलात पेश आती हैं या आप उस कंट्री से कोई ट्रेड करना चाहते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली उस ओवरसीज पाकिस्तानी को अप्रोच करें कि जो ऑलरेडी आपके साथ हमारे पैनल में शामिल भी हो और जिसके ऊपर आपको एक ट्रस्ट लेवल भी बिल्ड हो कि ये हमें एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्राहम करेगा। तो इंशाल्लाह ताला हमारे प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको अगली दफा फिर अपने किसी अच्छे पैनल के साथ इन्वाइट करें जिस जगह पे आपके तजर्बे की जरूरत है, ताकि आप वो ओवरसीज कम्युनिटी को वो एक्सप्लेन करें। और कोशिश करेंगे हम कि गवर्नमेंट से रिलेटेड भी अगर जितने भी हमारे लोग यहाँ पे सुन रहे हैं हमें या देख रहे हैं, हम कोशिश करेंगे उन तक भी आवाज पहुंचाएं अपनी थ्रू एम्बेसी, थ्रू ऑल फोरम, कि वो लोग जो भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसले मसाइल जहाँ पे जो कोई कमियां या कोताहियां हैं उसको वो लोग मजीद अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकें। इफ्तिखार खटक साहब यूक्रेन से आप हमारे साथ शामिल थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ अब्बासी साहब साउथ अफ्रीका से, सर आप हमारे साथ शामिल थे, सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें अपना टाइम दिया। लईक जंजुआ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पोलैंड से हमें बड़ा अच्छा टाइम दिया। और शायद नवीद भाई शायद किसी टेक्निकली वजूहात की बिना से हमारे साथ शामिल नहीं हो सके डिस्कशन में, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगली दफा हम अगले सेशन में उनको अपने साथ जरूर शामिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।